हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट। वोडाफोन आइडिया की मच अवेटेड एजीआर केस की हियरिंग जो है आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हुई। ऑनरेबल कोर्ट ने हर पॉइंट को, हर पक्ष को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया। काफ़ी देर ये हियरिंग चली है और कोर्ट ने जो अपना फैसला है वो सुरक्षित रखा है। 10 अगस्त को अगली हियरिंग होनी है जहां पर इस केस का जजमेंट बता दिया जाएगा। आज की इस हियरिंग की एक एक बात हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या पॉसिबल जजमेंट हो सकता है, शेयर के प्राइस पे इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा और 10 अगस्त तक नेक्स्ट हियरिंग तक स्टॉक किस तरह का मूवमेंट दे सकता है। वोडाफोन आइडिया का आज की हियरिंग के बाद अब क्या फ्यूचर हो गया है, क्या फ्यूचर बन सकता है। जो जिन्होंने शेयर्स को लिया हुआ है उनकी अब क्या रणनीति इस स्टॉक में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की आज एक बेंच ने इस केस की हियरिंग को सुना। 3 जजों की यह बेंच थी। लगभग 2 बजे के आसपास हियरिंग स्टार्ट हुई। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले वोडाफोन आइडिया से ये पूछा है कि एजीआर की जो लाइबिलिटीज है उसकी प्रोविजनिंग आपने क्यों नहीं करी है। जब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने आपको पहले ही ये बात बता दी थी तो उसकी प्रोविजनिंग अब तक क्यों नहीं करी है। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईटीआर 10 साल की बैलेंस शीट्स ऑनरेबल कोर्ट में जमा कराई थी। वहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने ये बताया था कि 1 लाख करोड़ से ऊपर का लॉसेस हमें हो चुका है। पूरी जो कैपिटल थी वो इरोड हो चुकी है, कंपनी की नेटवर्थ पूरी इरोड हो चुकी है। प्रमोटर्स की जो नेटवर्थ कैपिटल थी इन्वेस्टेड वो पूरी इरोड हो चुकी है। जो इक्विटी प्रमोटर्स के पास थी हमारे पास बचा नहीं है कुछ। तो कोर्ट ने पूछा है कितने बड़े लॉसेस के बाद में आप कंपनी कैसे चला रहे हैं, हम कैसे आप पे विश्वास करें कि आप जो है आने वाला टाइम में पेमेंट कर दोगे। आपने जो पिक्चर हमें दिखाई है कि इतने बड़े लॉसेस हम झेल रहे हैं, तो हम इसके बाद तो डिसीजन लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। कोई बैंक आपको लोन देने को तैयार नहीं है तो हम आपको टाइम कैसे दे दें। ऑनरेबल कोर्ट ने सेल्फ असेसमेंट को लेके वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को बहुत कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने बोला है कि जब हम ऑलरेडी ऑर्डर पास कर चुके हैं कि जियो डीओटी का जो असेसमेंट है वो फाइनल है, तो सेल्फ असेसमेंट की बात अब कहाँ से आ रही है। अगर इस तरह से आप कोर्ट का टाइम बर्बाद करोगे तो हम आपको जेल भेज देंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जुर्माना भी आपको लगा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी है कि रिकैलकुलेशन और सेल्फ असेसमेंट का कोई स्कोप यहाँ नहीं बचता है। जो ड्यूज डीओटी ने बताए हैं वो बिल्कुल फुल एंड फाइनल हैं। डीओटी को भी बहुत कड़ी फटकार लगाई है उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमारे ऑर्डर से ऊपर कुछ भी नहीं है। आप लोग कैसे रीअसेसमेंट की बात कर रहे हैं, कैसे अलाउड कर रहे हैं कंपनीज को रीअसेसमेंट करने के लिए जब इसको लेके ऑलरेडी ऑर्डर पास हो चुका है। यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल जो गवर्नमेंट की तरफ से इस केस का पक्ष रख रहे हैं उनसे ये बात पूछी है कि अगर हम 20 साल का जो टाइम आप देने के लिए कह रहे हैं उसको आप सिक्योर्ड कैसे करोगे। वोडाफोन ने जो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दलील रखी है उसकी पहले बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं गवर्नमेंट ने क्या पक्ष रखा है। गवर्नमेंट में वोडाफोन आइडिया ने ये बात बोली है कि हमने अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पूरे सबमिट कर दिए हैं। जितना रिवेन्यू कंपनी को पिछले 10 सालों में हुआ है उसका 80-90% एक्सपेंसेस में खर्च हो गया है। जो पहले भी हमने बताया कि उन्होंने ये भी बताया कि 1 लाख करोड़ के आसपास का लॉस हो चुका है, पूरी इक्विटी प्रमोटर की भी रोड हो गई है। ऑनरेबल कोर्ट को उन्होंने बोला कि जो भी आप जजमेंट दोगे वो हमें मंजूर होगा। हम कोई रिकैलकुलेशन की डिमांड नहीं कर रहे हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने एसेस करके 58,000 करोड़ के आसपास का एजीआर ड्यूज दिया है हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सरकार अगर चाहे जो 8,000 करोड़ का हमारा जीएसटी का रिफंड है उसको भी रख ले। हम हमारी कंडीशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि हम किसी चीज़ पे नेगोशिएट करें। हम 20 साल की जगह अगर ऑनरेबल कोर्ट हमें 15 साल का टाइम भी देती है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम स्टैगर्ड वे में पेमेंट कर देंगे। आप हमें टाइम दे दीजिए, हम आने वाले टाइम में रेवेन्यू जनरेट करेंगे और पेमेंट कर देंगे। वोडाफोन आइडिया ने अपना पक्ष यहाँ क्लियर कर दिया है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप सिर्फ हमें टाइम दे दीजिए और हम किसी बात पे नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं। ड्यूज भी जो एसेस किए हैं डीओटी ने वो हमें मंजूर है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल साहब ने एससी के सामने क्या पक्ष रखा है। उन्होंने ये बात बोली है
कि रिकैलकुलेशन की अब कोई बात नहीं है। एससी के ऑर्डर के बाद में आपका जो प्रीवियस ऑर्डर है, अब कोई रूम इस बात का नहीं बचा है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। वोडाफोन आइडिया, टाटा टेलीकॉम, एयरटेल के जो असेसमेंट ड्यूज थे वो उन्होंने बताया और कितना पेमेंट आ चुका है। वोडाफोन का हमें पता है 50,000 करोड़ के आसपास का पेमेंट बचा हुआ है, 8,000 करोड़ का पेमेंट वो ऑलमोस्ट कर चुके हैं। सॉलिसिटर जनरल ने जो सबसे पॉजिटिव न्यूज़ आज की इस वीडियो में बनती है, इस हियरिंग में जो बनी है, वो सॉलिसिटर जनरल ने ये बात क्लियर कर दी है कि 20 साल का पेमेंट देने पर डीओटी को, गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें ना किसी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है वो इटसेल्फ एनफ सिक्योरिटी है 20 साल का टाइम देने के लिए। अगर ये किसी भी पॉइंट पर डिफ़ॉल्ट करते हैं तो हम स्पेक्ट्रम को बेच देंगे, स्पेक्ट्रम को ऑक्शन करके अपना ड्यूज रिकवर कर सकते हैं, वहाँ कोई इशू नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने ये बात भी रखी है कि अगर आप इनको टाइम अलाउड नहीं करते हैं, गवर्नमेंट इनको टाइम अलाउड करने की पैरवी नहीं करती है, इस केस में अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट होती है तो इसका असर सिर्फ कंपनी पर नहीं पड़ेगा, बैंक्स पर भी पड़ेगा जिनका एक्सपोजर इस कंपनी के अंदर है, इवन इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। कंपनी को सेव करने के लिए, बैंक को सेव करने के लिए इनको टाइम देना ज़रूरी है, और हमारे पास एनफ सिक्योरिटीज़ है जो कि स्पेक्ट्रम है। उससे हम ऑलमोस्ट इंश्योर कर चुके हैं कि पेमेंट नहीं भी आएगा तो हम ऑक्शन करके अपना पेमेंट निकाल लेंगे, वहाँ हमें नुकसान होने की गुंजाइश ना के बराबर है। इन सब दलीलों को सुनने के बाद में ऑनरेबल कोर्ट ने जो है अपना जो फैसला है उसको सुरक्षित रख लिया है, रिजर्व कर लिया है। 10 अगस्त की हियरिंग में वो अपना फैसला बताएंगे। मीनवाइल उन्होंने जो है इंसॉल्वेंसी जो प्रक्रिया है उसकी डिटेल भी मांगी है टेलीकॉम की अगले 7 दिनों के अंदर। फ्रेंड्स, यहाँ पर जब गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियर अपने इंटेंशंस क्लियर कर दिए कि ना हमें सिक्योरिटी चाहिए और हम 15 से 20 साल का टाइम देने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ पर अब जजमेंट इस फेवर में ना आए इस बात के चांसेस कम हैं। 20 साल का टाइम नहीं मिलेगा, ये क्लियर हो चुका है। 15 साल अब आ चुका है। 15 में 10 हो सकता है, 16 नहीं हो सकता। 15 या उससे नीचे, 10 से 15 के बीच में ये टाइम मिलना चाहिए, इस बात की क्लैरिटी अब आ चुकी है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई फर्दर हियरिंग का स्कोप बचा नहीं है। नेक्स्ट हियरिंग में जजमेंट आएगा, इस बात के चांसेस भी ऑलमोस्ट क्लियर हैं। स्टॉक ने आज भारी तेजी शुरू के सेशंस में दिखाई थी 9-10% की। बाद में जब हियरिंग स्टार्ट हुई थी स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है। अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स? अगर इस पूरी हियरिंग का जिस्ट निकाला जाए और जो पिछले रीपेमेंट्स इन्होंने करे हैं, तो ये जो केस है एक फैसले की तरफ जा रहा है, जो वोडाफोन आइडिया को लेके समहाउ काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पर जो स्टॉक में आज भी एक रेंज बाउंड मूवमेंट जो देखने को मिला, बाद के सेशंस में कुछ गिरावट भी आई, उसका कारण एक ये हियरिंग में जो अनसर्टेनिटी है वो तो है ही। जो जियो वाला फैक्टर भी आया है एजीएम के बाद में, वो अभी भी मार्केट हैंगओवर थोड़ा सा बना हुआ है कि वहाँ पर ये लग रहा है कि अगर ये एजीआर का केस रिजॉल्व हो भी जाता है, उसके बाद भी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी उसको भी थोड़ा मार्केट देख रही है। हाउएवर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। कल के सेशन में स्टॉक में इस न्यूज़ के बेसिस पे, आज की हेयरिंग के बेसिस पे थोड़ी तेज़ी रहनी चाहिए। यहाँ से गिरावट के चांसेस अब बहुत कम है। पहले आप इस बात को समझिए, जो बॉटम इसने 7 रुपये के आसपास का बनाया है वो ऑलमोस्ट बन चुका है, उससे नीचे जाने के चांसेस अब कम है। अब हम बात करते हैं ऊपर कितनी तेज़ी जा सकती है। ऑब्वियसली बड़ी तेज़ी तो 10 अगस्त के बाद ही बनेगी अगर फैसला इनके फेवर में आता है। तब तक स्टॉक जैसे हम पहले ही भी बता रहे हैं वही रेंज बाउंड रहेगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। पर अब क्लियरिटी काफ़ी आ चुकी है। अब कंपनी की तरफ से क्या स्टेटमेंट आती है वो देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। फ्रेंड्स, 10 अगस्त को जब नेक्स्ट हियरिंग होगी, अगर वहाँ पे स्टैगर्ड पेमेंट का टाइम इनको मिल जाता है, 15 साल मिल जाता है, तो फर्दर हम कैलकुलेट करके कि उसका बैलेंस शीट पे कितना इम्पैक्ट होगा। 15 साल के हिसाब से लगभग 5,000 से 5200 करोड़ के आसपास का पेमेंट इनको हर साल करना होगा। वो कैलकुलेट करके हम इस बात को कैलकुलेट करेंगे कि फर्दर फ्यूचर का इसका अगले 1-1.5 साल का टारगेट क्या हो सकता है। यहाँ पर एक फैक्टर जजमेंट में जो देखने वाला होगा वो इंटरेस्ट का भी होगा, कि स्टैगर्ड वे में अगर ऑनरेबल कोर्ट इनको परमिशन देती है तो इंटरेस्ट कितना चार्ज करती है। अगर इंटरेस्ट वहाँ हैवी चार्ज होता है तो वो भी थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। तो अगले जजमेंट तक स्टॉक जो है फ्लैट टू पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करेगा। ध्यान, फ्लैट टू पॉजिटिव। 8 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। 10 रुपये 11 रुपये के आसपास इसका फर्स्ट टारगेट हो सकता है। सेकंड टारगेट
ऑनरेबल कोर्ट की जो नेक्स्ट हियरिंग है, जो जजमेंट आना है, उसके बाद जो है आप मूव स्टॉक दिखा सकता है। उसके बाद हम आपको ये कैलकुलेट करके बताएंगे कि आने वाले टाइम में अगले 6 महीने से 1 साल में इसका टारगेट क्या हो सकता है। फिलहाल टेलीकॉम सेक्टर को लेके काफ़ी जो बज़ बना हुआ है, जियो के एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान के बाद दोबारा से सेक्टर में समहाउ डिसरप्शन स्टार्ट हो गया है, तो वो फैक्टर भी थोड़ा सा वोडाफोन के लिए निगेटिव साइड पे काम कर रहा है। पर ओवरऑल फ्रेंड्स, अब एक बात समझ लीजिए, मेन चीज़ अब ये है कि अब डाउन साइड वाला जो फैक्टर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब स्टॉक यहाँ से गिरेगा, इस बात के चांसेस बहुत कम है। बॉटम बन चुका है, अब यहाँ से जो मूवमेंट आएगा वो ऊपर की तरफ ही आएगा। अब वो कितना ऊपर जा सकता है उसको हम अगले हियरिंग के बाद कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट्स के साथ में। फर्दर जो भी डेवलपमेंट होता है हम आपको वीडियो बना के पोस्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए।